अब हम और क्वेश्चंस को करते हैं। ये 7th क्वेश्चन है, अ क्वाड्रिलेटर्स इज आर डिवाइडेड इनटू 4 ट्राइंगल्स। चतुर्भुज को 4 ट्राइंगल में बोलता डिवाइड किया गया है। इक्वल एरिया, इफ इक्वल एरिया, उनका एरिया भी कितना है, क्षेत्रफल उनका बराबर है। इफ द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ट्राइंगल का आपका बोलता है क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर्स, बोलता है क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर एक ट्राइंगल का क्षेत्रफल बता रहा है कि भाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपके पास, अब हमारे पास बोल रहा हो कि चतुर्भुज, तो नहीं बोला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, तो बोलता क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा टोटल। तो ये 4 को हम मल्टीपल कर देंगे 12 से 7, 12 चौके 48, ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका एरिया। यही पूछा था। उसके बाद बारी आती है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, बाय विच 243 को मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू, मल्टीप्लाइड करना है कि भाई उसके साथ स्मॉलेस्ट नंबर को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 243 के साथ। ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। अब 5 से करेंगे 5 बाई 25, 25 पंजे 125 आता है। ये तो 243 से ऑलरेडी मतलब छोटा है। उसके बाद बारी आती है 6 की 6 की 36, 36 के 216, तो ये भी हमारा 6 भी नहीं होगा। 7 49 को हम क्या करेंगे, तो ये 343 आएगा 7 का क्यूब। उसके बाद 5 क्या बोलते हैं 8 की बारी आती है। 8 8 चौट 8 है, कितना होता है ये 512 होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा नंबर होगा। अब हमारे पास बारी आती है 9 की बारी आती है। 9 की बारी हमारे पास आती है। 9 का क्यूब करते हैं हम, 9 का क्यूब हमने निकाल लिया, मान लो 9 81, तो और 81 ना कितना हो गया 9 एकम 9, 9 8 72, ये 729 आ रहा है। अब हम 243 को किसके साथ मल्टीपल कर देंगे, 3 के साथ करते हैं। सपोज करो 3 3 9, 4 3 12, 71, 3 2 6 और 7, ये भी 729 आ रहा है, ये भी 729 आ रहा है। इसका मतलब ये किसका क्यूब होगा, ये 9 का क्यूब होगा। यही आंसर था। तो आपने 3 नंबर्स को आपने जोड़ना है उसमें, यही पूछा था। उसके बाद बारी आती है 9th क्वेश्चन की। इफ x एंड y आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x एंड y प्रोपोर्शन है का मतलब होता है समानुपात, ठीक है। x और y का समानुपात बोलता है क्या है, और x इंक्रीज्ड, आपने समानुपात निकालना बता। इफ का बोलो एंड, और x इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 6, बोलता है x को हमने इंक्रीज कर दिया 3 to 6 कर दिया हमने इंक्रीज, ठीक है। अब समानुपात की बारी आ रही, तो हमने समानुपात का ये अनुपात का क्या साइन है, ये हमने समानुपात का लगा दिया, ठीक है। ये छोटा करना चाहिए, आप छोटा कर सकते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई 0 नहीं लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे करके। उसके बाद बोलता है कि x के तो ये आगे 3 और 6 आगे, क्या आगे आपके रेशो आगे, पर इसने क्या पूछा कि प्रोपोर्शन आपने समानुपात निकालना है। तो बोलता है 2y इफ इनिशियल y इक्वल टू 9, इनिशियल में मतलब शुरुआत में अगर 9 y कितना है 9 है, तो उसके बाद ये क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब कितना होगा, अब ये 3 दूनी 6 हो रहा है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यही पूछा हुआ था, यही आंसर था हमारा, यही आपने निकालना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब और क्वेश्चन हम करते हैं, इनको आप तब तक देख लीजिए। तो थोड़े ये क्वेश्चन भी हैं। आप 10th क्वेश्चन हम देखते हैं। विच आइडेंटिटी इज टेस्ट यूज टू फैक्टराइज द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस 9 इक्वल टू, ये बोलता किसके बराबर है, वहां फॉर्मूले दिए हुए थे, तो इसका एक्सप्रेशन बोलता है कि क्या बनना था। तो यहाँ आंसर में हम वहां ऑप्शन दिए हुए थे बड़े सारे, तो ये बनना था एक्सप्रेशन a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, हो जाना था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्सप्रेशन उसका वहां ऑप्शन आंसर की हिसाब से था, तो ये आपने चूज करना है। उसके बाद बोलता है कि ये आपका नीचे वाला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। इफ यू आर गिवन 2 रैशनल नंबर्स, बोलता है कि आपको अगर 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं, ठीक है, ये रैशनल नंबर आपको पता है कि परिमेय संख्याएं दी हुई हैं। आपको बोल रहा है कि अगर आपको 2 परिमेय संख्याएं दी हैं, ठीक है, वो क्या है आपके पास, इसका आंसर मैं लिखता हूं 2/5। उसके बाद दूसरी क्या है, और दूसरी है हमारे पास 3/5, ये आपके रैशनल नंबर हैं। तो बोलता है कि विच ऑफ द रैशनल नंबर्स दैट लाइज बिटवीन देम, इनके बीच में आपको
परिमेय संख्या एक निकालनी है, ठीक है। तो वो कौन सी होगी, तो आपको पता है ना कि इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि भाई अगर आपके डिनोमिनेटर या हर, डिनोमिनेटर बोलो या हर बोलो, समान नहीं है तो हमारे को समान करने पड़ते हैं, पर यहाँ तो बने हुए हैं। तो यहाँ तो क्या करना है, हमने डिनोमिनेटर हमारे पास 5 है, 5 के साथ 5 को हमने डिवाइड कर दिया, वो बचा हमारे पास क्या, ये हमने पहले भी किया हुआ कि आप परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, घटाव कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, आप पिछली वीडियो में जो मैंने पीछे वीडियो बनाई उनमें आप देख सकते हैं। ये आप क्या करेंगे, यहाँ हम सिंपल करेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या निकला, ये एलसीएम निकालते हैं नीचे का, ठीक है। ये आपने याद रखना है, प्लस में एलसीएम निकालते हैं और माइनस में एलसीएम हमने निकाला, उसके बाद 5 निकला हमारा, 5 को हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया, हमारे पास 1 बचा, 1 को हमने 2 के साथ मल्टीपल कर दिया, तो ये हम इसको डायरेक्टली 2 + 3 कर देते हैं, ठीक है। और नीचे 2 के साथ मल्टीपल 2 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, क्यों करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है एक संख्या निकालने का, ये होता है a + b/2, जब क्या हो, डिनोमिनेटर सेम दिए हुए हो, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये a + b, आपने याद रखना a + b, ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा 7th क्लास में भी, शायद में भी मिल जाए, या 8th क्लास में तो पक्का मिल जाएगा, /2, ठीक है। उसके बाद 3 और 5, 5/5/2, 5 से 5 कट गया तो ये बचा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आया 1/2 आंसर। तो हमारे पास कौन सी संख्या आई, हमारे पास 2/5 और 3/5 के बीच में कौन सी संख्या आई, 1/2। ये आपने याद रखना है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम नहीं दिए होते, आपने सबसे पहले एलसीएम निकालना था, उसके बाद डिनोमिनेटर के साथ आपने इस नंबर को मल्टीपल करना था जो डिनोमिनेटर में आना था, एलसीएम को एलसीएम के साथ, ठीक है। आपने डिनोमिनेटर को भाग करना था, उसके बाद भाग का जो रिमाइंडर आना था उसको आपने मल्टीपल करना था, जो आपका ये अंश है मतलब न्यूमिनेटर है उसके साथ, उसके बाद हमने प्लस करना था, उसके हिसाब से निकालते हैं। अगर आपको नहीं है आइडिया तो आप पीछे मेरी वीडियो देख सकते हैं, पीछे वाली, तो यही मैंने बताना था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारी संख्या निकल गई है। अब और क्वेश्चन हम करते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। थोड़े ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। अ पार्क ऑफ सीड इज प्लांटेड एंड 47 आउट ऑफ 60 सीड्स स्प्राउट, ठीक है। बोलता है कि सिंपल सी बात बताऊं मैं हिंदी में आपको, अगर तो बोलता है एक पार्क है उसमें सीड प्लांटेड किए जाते हैं, ठीक है, और 60 बीजे जाते हैं उसमें से। अब मैं सोल्यूशन पर ही आता हूं सीधा। तो बोलता है कि उसमें से सीड्स मतलब बीजे जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से मतलब 60 में से कितने उगते हैं, 47 उगते हैं। तो हमने टोटल कितना हो गया, 60/47 हो गया। ये प्रोबेबिलिटी टाइप का ही क्वेश्चन हो गया। उसके बाद स्प्राउट, ठीक है। इफ अ गार्डनर प्लांट्स, अगर बोलता है कि गार्डन, हिंदी में बताता हूं, अगर गार्डनर बोलता है 300 सीड्स बीजता है, ठीक है, बोलता है सेम पैक में व्हाट इज द एक्सपेक्टेड या प्रोबेबिलिटी नंबर्स ऑफ सीड्स टू स्प्राउट बेस्ड ऑन, ठीक है। तो बोलता है कि उसमें से कितने बीज उगेंगे। मतलब पहले हमने बोलता कि 60 में से हमने उगाए कितने, 47। अगर 300 में से उगाने तो बोलता कितने उगेंगे, फिर जैसे 60 में से 47 उगे तो उसके लिए यहां बोलता है कि मैं, अब टोटल हमारे नंबर्स हैं 300, अब कितने निकलने हैं, एक्स हम मान के चलते हैं। तो इसको क्या कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको आई होप याद होगा। तो इसको क्या कर देंगे हम, 300 मल्टीपल कर देंगे 47 के साथ, और नीचे क्या कर देंगे 60, ठीक है, 60x। तो x को हम यहां साइड में लिख देंगे। तो क्या आएगा, इससे काट देते हैं हम। उसके बाद हमारे पास बचता कितना है, 30 और 47 बचता है। ये भी काटना चाहे तो ये भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 15 दूनी 30, ये 15 बचा। उसके बाद कितनी बारी आई हमारी, 47 और 15 मल्टीपल करेंगे हम, 7 5 35, 3 हासिल, 4 5 20, 20 3 23। उसके बाद 5 1 7 1 7, 4 1 4, ये 5 हो गया हमारा, 7 3 10 हो गया, 1 हासिल, 4 2 6, 1 7, ये 705 हो गया। अब 705 को हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। क्या हो जाएगा,
हमारा 3 दूनी 6, 10 बच गया, 3 3 9, 1 हसल बच गई, 5 3 15। तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास टोटल जो x की वैल्यू थी हमारे पास ये आ गई, हमारे पास x इक्वल टू आ गया हमारा 235। 235 सीड्स जमेंगे, ठीक है, बीज उत्पन्न होंगे, बीज मतलब पौधे उगेंगे किस में से, 300 में से। तो यही आपने करना था। तो अगर और तरीका निकालना है, शॉर्ट तरीका, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, यही मैंने बताना था आपको। और बारी आती है अब यहाँ ट्राइंगल की। बोलता कि इन ट्राइंगल के अंदर बोलता है एक त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी एक त्रिभुज है। आपको मैं यहाँ थोड़ा बना देता हूं, ए बी और सी त्रिभुज है। बोलता है कि डी ई एफ एक और है, ठीक है, डी ई एफ एक और है, डी ई एफ एक और है। उसके बाद बोलता है कि एंगल ए, जो एंगल ए है वो किसके, डी के बराबर है, ठीक है, ऊपर वाले है ना, ये चोटी वाले एंगल ये, ठीक है, ए एंगल बराबर है किसके, डी एंगल के। उसके बाद बोलता है कि सी एंगल सी बराबर है एफ के, एंगल सी ये है, ये एफ के, सी एंगल बराबर है, यहां मैं सी एंगल लिख दे रहा हूं, सी एंगल बराबर है एंगल एफ के। आपको पता है कि ये कंडीशन कौन सी होती है, ये सर्वांग समता वाली कंडीशन होती है। सर्वांग समता आपने सुना होगा कि अगर दो त्रिभुज हमने इकट्ठे कर देने हो ना, सपोज करो, और एक के ऊपर दूसरा रखना हो, तो अगर वो बराबर माप में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सर्वांग समता, मतलब एक जैसे दोनों त्रिभुज। पर यहां पर क्या है, यहां पर कौन सी चीजें आ रही हैं, यहां पर एंगल आ रहे हैं दो, एंगल दो आ रहे हैं, और भुजाएं कितनी आ रही हैं, एक आ रही है भुजा, ठीक है। उसके बाद इसका हमारे पास क्या बनता है, एक तो होता सर्वांग समता वाला रूल बनता साइड एंगल साइड। यहां क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, फिर साइड बन रही है, फिर एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा है। कैसे बनता है ये आप एक बार देख लीजिएगा। जो एंगल बनता है ना, ये एंगल बनता है ऐसे करके, ठीक है, ये एंगल बनता है दो, जैसे यहाँ रेखाएं है ना, ये त्रिभुज है, दो रेखाएं हैं, जैसे यहाँ 2 सेंटीमीटर है ना, यहाँ साइड 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया साइड एंगल, ये बीच वाला ये साइड हो गई, तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। और दूसरा होता है एंगल साइड एंगल, ये होता है ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है, ये ऐसे करके होता है। क्या, एंगल साइड ये वाली हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो, और एंगल, दो एंगल बराबर होंगे और एक रेखा बराबर होगी। और सर इसमें साइड एंगल साइड में क्या होंगे, दो साइड बराबर होंगी, एक एंगल बराबर होगा। एक और होती है हमारे पास, वो होती है एंगल साइड, इसमें दो एंगल बराबर होंगे और एक साइड बराबर होगी, पर वो दूसरी कंडीशन होती है, कभी मैं फिर समझाऊंगा आपको। तो ये आई होप आपने याद रखना है। तो इसमें पूछा था कि भाई यहाँ कौन सी सर्वांग समता का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ अब साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के लिए कंडीशन क्या होगी कि दो साइडें होनी चाहिए बराबर, ठीक है, दो भुजाएं बना होनी चाहिए बराबर, और बराबर क्या मतलब दो भुजाएं होंगी उसमें और एक एंगल होगा। तो वो तो दो भुजाएं तो अलग हैं, ठीक है, तो ये तो वाली और कंडीशन थी। यहाँ क्या है, एंगल बन रहा है हमारे पास, साइड भी दी हुई है, फिर एंगल फिर आ रहा है, तो ये हमारे पास एंगल साइड एंगल वाली क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये वाला ऑप्शन आना था कि एंगल साइड एंगल सर्वांग समता का प्रयोग हुआ है, ठीक है, सर्वांग समता का यूज हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट शिफ्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट शिफ्ट में हम डिस्कस करेंगे दूसरी शिफ्ट का, मतलब थर्ड हमारी क्या होगी। थोड़े मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिया आपको, बाकी थोड़े फैक्टर वाले हो गए और समीकरण वाले हो गए, इक्वेशन वाले 2 4 5 7 क्वेश्चन ये इस तरह के थे, तो वो मैंने छोड़ दिए हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो फिर मैं बता दूंगा आपको, पर वो नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट 3 का करेंगे 26 तारीख का, और सभी शिफ्टों का हम टर्न बाय टर्न करेंगे। जो हमारी 26 की हुई थी, 25 की शिफ्ट हुई थी, 3 शिफ्ट है, 26 की 3 शिफ्टें हुई थी, 27 की 3 शिफ्टें हुई थी, तो 9 शिफ्टों का करेंगे हम क्वेश्चन डिस्कस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, थैंक यू, फीडबैक दीजिएगा अपना।